जय सिया राम बच्चों, आप सभी का स्वागत है JSRM स्टडीज में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ। ये जो दोनों साइंटिस्ट हैं, इन्होंने जो दो लॉ दिए हैं, ये दोनों लॉज जो हैं वो केमिस्ट्री में आपका गैसेस के लिए दिए गए हैं। तो ध्यान रखेंगे, 3 स्टेट्स होती हैं मैटर की, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो ये दोनों लॉ जो हैं वो गैस के लिए एप्लीकेबल हैं। हाँ, आप ये भी आप कह सकते हैं कि जो है सर दो और भी आपने पढ़े हैं, वो आइंस्टीन कंडेंसेट और दूसरा और जो पांचवा है वो प्लाज्मा। लेकिन जनरली अगर हम देखेंगे तो ज्यादातर ये तीन ही स्टेट्स के बारे में पढ़ाया जाता है, और जो हमारा आज का टॉपिक है वो बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ पे है। तो इस लॉ को देखने से पहले और समझने से पहले हम ये सीखते हैं कि डेफिनेशन जनरली क्या होता है। आप लोग डेफिनेशन से बहुत भागते हैं या बहुत डरते हैं कि डेफिनेशंस कैसे बनाई जाए। तो डेफिनेशन देखिएगा, मेरे साथ सीखिएगा, तो डेफिनेशंस में आपको जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं, जो आप डरते हैं, वो आपका डर खत्म होगा। पहली बात। दूसरी बात कि ये जो दोनों लॉज है उसमें कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि एक बार वॉल्यूम जो है प्रेशर के साथ कैसा रिलेशन करेगा, वॉल्यूम एक बार टेम्परेचर के साथ कैसा रिलेशन करेगा, इन्हीं दोनों बातों। तो आप कई बार बॉयल्स लॉ में चार्ल्स लॉ लिख के चले आते हैं और चार्ल्स लॉ में बॉयल्स का लॉ लिख के चले आते हैं। तो चलिए सीखते हैं कि कैसे हम याद भी रख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द ट्रिक अपनी डेफिनेशंस को, और साथ ही साथ आपकी जो डेफिनेशन बनाई जाती हैं वो डेफिनेशन बनती कैसे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बॉयल लॉ की। तो यहाँ पे देखिएगा, हमारे पास तीन चीजें होती हैं गैस के लिए जनरली कंसीडर किया जाएगा। वैसे और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन इन दोनों पे जो एप्लीकेबल होगा वो तीन चीजें हैं। एक है बेटा आपका प्रेशर, एक है वॉल्यूम और एक है टेम्परेचर। अब चाहे बॉयल को लीजिए चाहे चार्ज को लीजिएगा, वॉल्यूम आपका कांस्टेंट रहेगा, यानी कि वॉल्यूम दोनों में रहेगा। कांस्टेंट मतलब दोनों में प्रेजेंट रहेगा। तो वॉल्यूम कर दीजिए दोनों में, दोनों के लिए, एक बार चार्ज के लिए एक बार बॉयल्स के लिए। अब जो बॉयल ने कहा था, अब याद कैसे रखेंगे? बीपी से। कैसे याद रखेंगे? बीपी से याद रखेंगे ना, ब्लड प्रेशर जैसे होता है ना, वैसे बी से क्या हो जाएगा? बॉयल, और पी से क्या हो जाएगा? प्रेशर। तो बीपी से आपको जो याद रखना है वो बॉयल का जो लॉ है वो याद रखना है। तो क्या होगा कि बी ने पी के रिस्पेक्ट में कहा था, वी दोनों के लिए है, कॉमन है, ये चार्ल्स में भी है बॉयल्स में भी है, तो वी तो कॉमन है। तो पी को बी के साथ रखिएगा। तो प्रेशर के बारे में जो कहा था वो कहा था बॉयल ने। याद रखने का तरीका, प्रेशर के बारे में किसने कहा था? बॉयल ने कहा था। बीपी एक शॉर्ट फॉर्म से याद रखिएगा। तो क्या कहा था कि जब वॉल्यूम जो होता है वो प्रेशर के डायरेक्टली या इनवर्सली, अब देखिए समझते हैं तो आपको फिर रटना नहीं पड़ेगा। अब जैसे मान लीजिए ये आपका कंटेनर है और इस कंटेनर में आपके गैसियस मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, ठीक है, ये गैस के कुछ मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं। आपने इस पे प्रेशर अप्लाई किया, तो मान लेते हैं यहां से आपने इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई किया। जब आप इस पे प्रेशर अप्लाई करेंगे तो क्या होगा देखेंगे, कुछ मान लीजिए यहां तक आपने इसको दबा दिया, इसको आपने यहां तक दबा दिया प्रेशर अप्लाई करके, तो मॉलिक्यूल्स की संख्या तो कम हो नहीं जाएगी। मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे? अब एक दो तीन चार पांच, पांच मॉलिक्यूल थे, अब पांचों मॉलिक्यूल यहां पे प्रेजेंट रहेंगे इतनी दूरी में, ठीक है। तो इस कंडीशन में अगर आप देखेंगे तो मॉलिक्यूल पास पास आ गए, यानी कि गैस किस में कन्वर्ट हो चुकी है? लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी है, ठीक है। ज्यादा ज्यादा प्रेशर देते हैं, आपने कन्वर्जन पढ़ा ही होगा। तो यानी जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे वॉल्यूम क्या हो रहा है? वॉल्यूम कम हो रहा है। पहले इतना पूरा वॉल्यूम था, मान लेते हैं यहां से लेके यहां तक 10 लीटर का वॉल्यूम है, ठीक है, और यहां से यहां तक जाहिर सी बात है कम हो गया होगा, मान लेते हैं 3 लीटर्स का वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम कम हो गया कि नहीं कम हो गया? कब कम हुआ? जब प्रेशर लगाया, यानी कि प्रेशर बढ़ाया। तो प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन चल रहा है। एक को बढ़ाने पर जब दूसरा कम हो जाए तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन चल रहा होगा, यानी कि जो वॉल्यूम होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो क्या हो जाएगा? 1/p हो जाएगा। अब ये तो बी की बात खत्म हो गई, ठीक है, यानी कि बॉयल की बात खत्म हो गई। चार्ल्स की बात करते हैं। तो चार्ल्स ने क्या कहा? अब देखिएगा, अब अगर दूसरा फिगर लेते हैं, अब मान लेते हैं यहां से लेके यहां तक आपका 10 लीटर था और इसमें आपका गैस कुछ इस तरीके से भरी हुई थी, ठीक है। अब जैसे ही आपने इसको गर्म किया, जब आप गर्म कर रहे हैं तो गर्म करने पे क्या होगा? इसके मॉलिक्यूल्स दूर दूर भागेंगे और दूर दूर भागेंगे, ऑलरेडी दूर दूर हैं, ठीक है।
और दूर दूर भागेंगे। जब और दूर भागेंगे तो मान लेते हैं यहां तक वो पूरा भर लेंगे, यानी कि कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब ये पांचों मॉलिक्यूल्स आपके इतने बड़े से क्षेत्रफल में रहेंगे, तो वॉल्यूम क्या हो गया, अगर आप देखेंगे तो पहले यहां से यहां तक था तो 10 था, अब यहां से यहां बढ़ गया तो मान लेते हैं यहां से यहां तक का जो वॉल्यूम हो गया वो हो गया 15 लीटर का। यानी कि वॉल्यूम क्या हो गया, बढ़ गया टेम्परेचर के बढ़ाने पर। तो एक चीज को बढ़ाया तो दूसरी चीज भी बढ़ गई, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है यहाँ पर। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, ये जो टी है टेम्परेचर को डिनोट कर रहा है और ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। तो बॉयल ने और चार्ल्स ने ऐसी बात कही, इन्होंने अपना जो रूल दिया वो 1662 में दिया और इन्होंने 1787 में दिया। तो लगभग लगभग 125 साल के बाद ये दूसरा नियम आया था चार्ल्स का, तो सबसे पहले बॉयल ने दिया। तो बॉयल का नियम क्या कहता है, अब इसको जरा डेफिनेशन के फॉर्म में बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो देखिए वॉल्यूम जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के, ठीक। तो इन्होंने क्या कहा, द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ द गैस। गिवन मास का मतलब क्या है, अब ऐसा ना हो कि आपने जो है गैस जो है बढ़ा दी, अलग से बाहर से लाके बढ़ा दी, तो इसीलिए क्या क्या जाता है, द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर व्हेन टेम्परेचर रिमेन्स द कांस्टेंट। अब तीन बातें होती हैं, अब दो बातें कह दी बॉयल ने, तो तीसरी जो बात रहेगी वो कांस्टेंट रहेगी, यानी टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट टेम्परेचर रहेगा। या इस तरह से भी आप कह सकते हैं, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ द गैस विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर। तो देखिए डेफिनेशन बन गई। सिर्फ आपको ये याद होना चाहिए। अच्छा ये भी याद करने का मैंने क्या बताया, लॉजिक्स का इस्तेमाल करेंगे। और बॉयल ने किसके बारे में कहा था, ये याद रखने के लिए बीपी याद करेंगे, तो आपके लिए थोड़ा चीजें इजी हो जाएंगी, ठीक है। अब चार्ल्स पे आते हैं, तो चार्ल्स की डेफिनेशन क्या कहती है, द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ द गैस, द वॉल्यूम ऑफ द गिवन मास ऑफ द गैस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर व्हेन, अब देखिए V और T की बात हो गई है, यानी कि प्रेशर रह गया है, व्हेन प्रेशर रिमेन्स द कांस्टेंट। ऐसा चार्ल्स ने कहा। डेफिनेशन देखिए बनी कि नहीं बनी, बनी ना चुटकियों में। तो आपको रटना ही नहीं है, ठीक है। और फिर मैंने बताया आपको इसमें से कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझना है आपको। अगर ये छोटा सा बेसिक सा कॉन्सेप्ट आपको पता है, भाई टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, मॉलिक्यूल दूर दूर जाएगा, यानी कि वॉल्यूम बढ़ जाएगा, यानी टेम्परेचर बढ़ाने पे वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर आप प्रेशर दे रहे होंगे, यानी कि प्रेशर बढ़ा रहे होंगे, जब प्रेशर बढ़ाएंगे तो वो कम एरिया में कवर हो जाएगा मॉलिक्यूल, यानी कि आपका वॉल्यूम जो है वो कम हो जाएगा, यानी कि वहां पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल का साइन चल रहा होगा। तो चलिए आगे देखते हैं इसी को। अब देखिए मैंने क्या डेफिनेशन आपको रटाई, नहीं रटाई ना, समझा दी। अब देखिए डेफिनेशन क्या कह रही है, द वॉल्यूम ऑफ द गिवन मास ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो याद हो गया ना। तो आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो उसके बाद ले लिया, चले ले लीजिएगा। इसके बाद बात करते हैं कि इससे रिलेट करके आपको कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो जैसा बॉयल ने बताया कि वॉल्यूम जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के, ठीक है। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जब डायरेक्टली या इनवर्सली का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, और यहाँ पे के कांस्टेंट का इस्तेमाल किया जाता है। के जो है वो गैस के लिए कांस्टेंट का इस्तेमाल किया गया है अपॉन पी। पी को बेटा इधर भेज दीजिए तो क्या हो जाएगा, पीवी इज इक्वल टू के। ये आपकी एक इक्वेशन बन गई। अब देखिए क्या है कि पहले कंडीशन और दूसरे कंडीशन, यानी जब आपने गैस लिया होगा पहली कंडीशन में, और फिर अगर आपने उसका प्रेशर या वॉल्यूम कुछ चेंज किया होगा तो क्या चेंजेस आएगा, वो सेकंड हो जाएगी कंडीशन। यानी कि मैं कुछ इस तरह से इसको कह सकता हूं कि जब प्रेशर P1 रहा होगा और वॉल्यूम V1 रहा होगा इज इक्वल टू ये क्या आएगा के। अब अगर मैं प्रेशर को P2 कर दूं तो वॉल्यूम अपने आप V2 हो जाएगा इज इक्वल टू के। होगा या नहीं होगा, देखिएगा जैसे ही आप प्रेशर में कोई भी चेंज करेंगे वैसे ही आपका क्या होगा, वॉल्यूम में चेंज आएगा। यानी कि अगर आपने प्रेशर बढ़ा दिया तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, या आपने प्रेशर को कम कर दिया तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लेकिन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा क्या रहेगा, के बराबर ही रहेगा, यानी कि कांस्टेंट रहेगा। यानी कि दोनों को चेंज, दो में से किसी एक को भी चेंज करने पर दूसरा अपने आप इस तरह से चेंज हो जाएगा
कि उसके टोटल वैल्यू में यानी कि दोनों के प्रोडक्ट में कोई अंतर नहीं पड़ेगा, तो प्रोडक्ट हर बार क्या आएगा, के आएगा। इसी तरीके से आप मल्टीपल कर सकते हैं, यानी कि अगर आप चाहें तो इसको कर सकते हैं P3 V3 इज इक्वल टू के। तो इस तरह से अगर आप तीनों इक्वेशंस को ध्यान से देखें तो क्या हो जाएगा, आप कह सकते हो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 इज इक्वल टू P3 V3 इज इक्वल टू के। ऐसे ही डैश डैश चलता चला जाएगा जितने भी बार आप चेंज करना चाहें। जनरली क्लास 9th और 11th में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 तक ही पूछा जाता है। अब इस बात से आप क्या निकाला जाता है, न्यूमेरिकल कैसे बनते हैं। अब देखिए क्या होता है न्यूमेरिकल्स में कि आपके पास चार चीजें हैं, 2 बार प्रेशर और 2 बार वॉल्यूम और एक इक्वेशन बनी हुई है, क्योंकि इज इक्वल टू का साइन है तो इक्वेशन है ये एक। तो इसमें क्या होगा, तीन चीजों की वैल्यू आपको गिवन हो जाएगी, दे दी जाएगी क्वेश्चंस में, और चौथी चीज की वैल्यू आपसे पूछ ली जाएगी। जैसे P1 दे दिया जाएगा, V1 दे दिया जाएगा, या इन दोनों में से कोई एक और भी दे दिया जाएगा, मान लीजिए P2 दे दिया गया और आपसे पूछा गया कि वॉल्यूम कितना हो जाएगा। ठीक है, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, V2 बराबर हो जाएगा P1 V1 अपॉन P2। तो ये फॉर्मूले से आप क्या कर सकते हैं, कोई भी अगर आप मिसिंग टर्म है, इतनी तो मैथ्स आपने लगाई होगी, तो चार में से कोई भी एक मिसिंग टर्म है तो उसके लिए आप न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं, और ये न्यूमेरिकल जरूर आएगा क्लास 9th तो ये मान के चलिए 100% आएगा। इसलिए बहुत अच्छे से देखिएगा, न्यूमेरिकल स्पेसिस इस फॉर्मूले पे लगेगा अकॉर्डिंग टू बर्स लॉ। एक्सक्यूज मी, आगे बढ़ते हैं चार्ल्स लॉ की तरफ। तो चार्ल्स लॉ मैंने जैसा बताया आपको 1787 में ये लॉ आया था। 1787 में इन्होंने क्या कहा था कि जो वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। देखिए, द वॉल्यूम ऑफ द गिवन मास ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। अब तीन बातें मैंने जैसा आपसे बताया कि P होगा, V होगा और T होगा। V दोनों में रहेगा और T और P चेंज होता रहेगा। और P के लिए किसने कहा था, BP से याद रखेंगे, यानी कि बॉयल ने कहा था। और अगेन वहां पे ध्यान रखेंगे, आप बेसिक आपको पता होना चाहिए कि प्रेशर बढ़ाने पर वॉल्यूम क्या होगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, और टेम्परेचर को बढ़ाने पर वॉल्यूम भी बढ़ेगा तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। सिमिलरली जैसे वहां पे सॉल्व किया था वैसे यहाँ पे सॉल्व करेंगे, तो V इज इक्वल टू के टी, तो K इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन T। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन बन गई। अब जैसा वहां पे कंडीशन थी वैसे यहाँ पे भी कंडीशन होगी, V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू K और V2 अपॉन T2 इज इक्वल टू K। तो इसी तरीके से दोनों तरफ K है तो ये दोनों भी बराबर हो जाएगा, V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2 इज इक्वल टू। ऐसे ही आप एंसॉन नंबर्स तक कर सकते हो, यानी जितनी बार भी आप चेंज करना चाहें टेम्परेचर को उतनी बार वॉल्यूम चेंज होता जाएगा, और दोनों का रेशियो आपको हमेशा किसके बराबर देगा, के बराबर देगा। ठीक है, समझ में आया। अब यहां से न्यूमेरिकल जो पूछा जाएगा वो भी उसी फॉर्म में पूछा जाएगा। जनरली V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2 के फॉर्मूले पे पूछा जाएगा। यहाँ पर भी अगर आप काउंट करेंगे, देखिए चार चीजें हैं, 2 बार वॉल्यूम है और 2 बार टेम्परेचर है। कोई एक चीज गिवन रहेगी, सॉरी तीन चीजें गिवन रहेंगी और कोई एक चीज पूछ ली जाएगी। तो अगेन मैथ्स का सिंपल सा इक्वेशन में तीनों वैल्यू को पुट कर देंगे, जो पूछी गई उसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये चार्ल्स लॉ था, देखिए काफी इजी लगा ना। ठीक है, अब क्या हुआ, एक न्यूमेरिकल क्लास 9 और आता है, तो थोड़ा टॉपिक से एक्स्ट्रा पढ़ा देते हैं। जो आता है न्यूमेरिकल वो क्या आता है, इन दोनों के जो फॉर्मूले हैं उसको कंबाइन कर दिया जाए तो उसके बाद भी एक फॉर्मूला बनता है और उससे भी न्यूमेरिकल पूछा जाता है। तो जैसा कि बॉयल ने कहा था, बॉयल ने क्या कहा था, V इज इक्वल टू के अपॉन P, यानी कि PV इज इक्वल टू के। ये बॉयल ने कहा था। चार्ल्स ने क्या कहा था, V इज इक्वल टू के टी, यानी कि K इज इक्वल टू V बाई T। ये हो गया। अब देखिएगा V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके था बेटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल था प्रेशर के, और यहाँ पे V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। ठीक है,
अब क्या किया, दोनों को अगर कंबाइन कर दें, दोनों को अगर हम मिला दें, एक इक्वेशन बना दें, तो ये हो जाएगा v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t अपॉन p, इस तरह से हो जाएगा। यानी कि v इज इक्वल टू हो जाएगा k t अपॉन p। तो चाहे तो यहां से कर लेंगे, या आप चाहे तो यहां से दोनों इक्वेशंस को मर्ज करा देंगे। तो इक्वेशन को मर्ज कराने के बाद आपको इस तरह से वैल्यू मिल जाएगी। अब यहाँ पे देखिएगा k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, pv अपॉन t। अरेंज कर लेंगे, p को इधर भेज देंगे, t को नीचे ले आएंगे, तो pv अपॉन t, ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया दोनों को मर्ज कराने के बाद। फर्दर जैसा अभी तक करते चले आ रहे थे, इतने अब सीख चुके हैं आप लोग, तो देखिए क्या करेंगे, P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू K, P2 V2 अपॉन T2 इज इक्वल टू K। इसी तरीके से जितनी बार भी चेंज होगा कर सकते हैं आप। तो आप लिख सकते हैं P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2 इज इक्वल टू K। कितनी बार भी आप चेंज करेंगे तो ऐसे ही कर सकते हैं जैसे मैंने हमने पीछे कराया है, ठीक है। जो आपको न्यूमेरिकल आएगा वो यहीं तक से पूछा जाएगा। यहाँ पे देखेंगे 6 टर्म्स हो चुके हैं, ठीक है, पी वी और टी, पी वी और टी। तो 6 में से आपको 5 चीजें गिवन होंगी और 6th चीज जो है वो पूछ ली जाएगी, और यहां से भी आप न्यूमेरिकल को इजिली सॉल्व कर सकते हैं। अब बात करते हैं जो हमारा लास्ट टॉपिक है, कि जो ग्राफ बनता है वो बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। तो जरा देखिएगा ग्राफ कैसे बनेगा। अभी हम बॉयल लॉ के लिए बात कर रहे हैं, तो बॉयल्स लॉ के लिए ग्राफ को देखते हैं। ये हमारा हो गया एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। 1 अपॉन पी और v में अगर ग्राफ बनाया जाए तो आपको कैसा ग्राफ बनेगा। देखिए मैं p की बात नहीं कर रहा हूं, p के बढ़ाने पर, p के यानी कि प्रेशर के बढ़ाने पर वॉल्यूम कम हो रहा था, लेकिन मैं 1 अपॉन पी की बात कर रहा हूं। यानी कि देखिए अगर कुछ इस तरह से v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, तो यहां पर मैं इसकी बात कर रहा हूं पूरे की। तो अगर ये पूरा बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा, ठीक है। यानी कि जैसे जैसे आप एक चीज बढ़ती है और दूसरी चीज भी बढ़े तो हमेशा स्ट्रेट लाइन मिलती है। तो आपको ग्राफ कुछ इस तरह से मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से अलग अलग पॉइंट्स पे आपको क्या मिलेगा, जैसे जैसे आप प्रेशर 1/P को इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे वॉल्यूम इंक्रीज करता जाएगा। तो एक ग्राफ तो आपको ये मिलता है। दूसरा देखते हैं, इसी के जगह पर अगर ग्राफ आपको पीवी और वी में बनाना हो तो आपको कैसा ग्राफ मिलेगा। उस कंडीशन में आपको इस तरह का ग्राफ मिलेगा, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। ऐसा क्यों, जरा इसको समझते हैं। वॉल्यूम को जैसे ही आप चेंज करेंगे, देखिए वॉल्यूम चेंज हो रहा है ना, लेकिन पीवी आपका क्या है, देखिए वॉल्यूम आप बदलते जा रहे हैं। यहाँ पे देखेंगे वॉल्यूम कुछ होगा, या इस पॉइंट पे देखेंगे तो वॉल्यूम कुछ और है, इस पॉइंट पे देखेंगे तो वॉल्यूम कुछ और है। वॉल्यूम तो चेंज हो रहा है, लेकिन पीवी आपको एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है, कांस्टेंट है, मतलब चेंज नहीं हो रहा है। पीवी का जो पॉइंट है, देखिए यहां से ग्राफ को ऑब्जर्व करिए, तो यहां से आपका पीवी जो है वो चेंज नहीं हो रहा है, एक सीधी लाइन मिल रही है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जब भी आप वॉल्यूम को चेंज करेंगे तो वॉल्यूम की वजह से क्या होगा, प्रेशर भी चेंज होगा। यहां पे देखें तो मैंने जैसा बताया था, वॉल्यूम की जैसे ही आप चेंज करोगे तो प्रेशर इस तरह से चेंज हो जाएगा कि हर बार क्या देगा आपको, के ही देगा। तो प्रेशर अपने आप चेंज हो जाएगा, ठीक है। यहां पर तो जैसे ही आप वॉल्यूम को चेंज करेंगे तो प्रेशर अपने आप चेंज हो जाएगा, और इतना चेंज हो जाएगा कि दोनों का प्रोडक्ट क्या रहेगा, के बराबर ही रहेगा, पीवी इज टू के, ठीक है। पीवी इज टू क्या रहेगा, देखिएगा के अपॉन पी, हो जाएगा पीवी इज इक्वल टू के। तो जैसे ही आप v चेंज करेंगे तो वॉल्यूम के चेंज होने से p इस तरह से चेंज हो जाएगा कि दोनों का प्रोडक्ट एक कांस्टेंट टर्म यानी कि k देगा। बस ध्यान रखेंगे जब ग्राफ बनाएंगे तो यहां लिख देंगे एट कांस्टेंट टेम्परेचर, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट रखा जाता है, ठीक है। जो बात यहाँ पे है वही बात पीछे वाले जो ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनाया था इस तरह से, तो वहां पर भी ये चीज रहेगी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो दो तरीके से ग्राफ बनते हैं,
एक 1/p और v में ग्राफ बनता है, जहां पे आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलती है, और जहां पे v और pv में ग्राफ बनेगा तो वहां पे एक कांस्टेंट आपको pv मिलेगा, तो ग्राफ इस तरह से हो जाएगा कुछ ऐसा। तो इस तरह से आपको pv और v में ग्राफ मिलेगा। अब बात करते हैं चार्ज के लिए, तो ग्राफ कैसा मिलेगा बस देख लेते हैं। लास्ट है आपका ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। चार्ल्स ने क्या कहा था बेटा, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, यानी कि V इज इक्वल टू KT, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, यानी कि एक आपको स्ट्रेट लाइन यहां पर भी देखने को मिलेगी। बस ध्यान रखेंगे यहाँ पे जो लाइन स्टार्ट होगी वो ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होती है, ठीक है। एब्सोल्यूट टेम्परेचर की बात हो रही है, मतलब यहाँ पे केल्विन में टेम्परेचर रखा जाएगा, ठीक है, केल्विन में टेम्परेचर रखा जाएगा। और स्ट्रेट लाइन यहाँ पे नहीं दी जाती, थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन ही है लेकिन थोड़ा सा हट कर दिया जाता है, ओरिजिन से स्टार्ट नहीं किया जाता। तो ये जो ग्राफ बना है आपका वो T में बना है, और T किस में है, केल्विन में है, क्योंकि एब्सोल्यूट टेम्परेचर की बात हो रही है। और ये जो है वो आपका वॉल्यूम दे रखा है, और यहाँ पे कांस्टेंट क्या है बच्चों, कांस्टेंट है प्रेशर, प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका ग्राफ बनता है। तो हो सो आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा, समझ में आया है और अच्छा लगा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लोगों तक शेयर करिए, इसको वीडियो को पहुंचाते रहिए और मेरे साथ बने रहिए और ऐसे ही सीखते रहिए अलग अलग जो टॉपिक्स हैं केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ्स के। तो आज के लिए बस इतना ही। जय सिया राम बच्चों।